हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री टर्म 2 का एक नया चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर का नाम है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। इसके हम शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे और ये जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिवाइज सिलेबस ऑफ द सीबीएसई। और हम ट्राई करेंगे जितने भी हमारे सारे टॉपिक है इन क्वेश्चन से सारे टॉपिक कवर हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की। डिस्टिंग्विश बिटवीन मीनिंग ऑफ द टर्म एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। एब्जॉर्प्शन हमें ऑलरेडी पता, इट इज ए बल्क फिनोमिनन। बल्क का मतलब क्या होता है, जो हमारी सब्सटेंस है उसके पूरे सब्सटेंस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। और जो एड्सॉर्प्शन होता है वो सिर्फ सब्सटेंस के कहां पे होता है, सरफेस पे। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सरफेस फिनोमिनन। वाटर वेपर एब्जॉर्ब बाय द एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड क्या कर सकता है, वाटर को अपने तरफ एब्जॉर्ब कर सकता है। तो ये है हमारा एब्जॉर्प्शन का एग्जांपल। और एड्सॉर्प्शन की बात करें तो वाटर वेपर गेट एब्जॉर्ब बाय द सिलिका जेल। जो सिलिका जेल है वो अपने सरफेस पे क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती है। सेकेंड क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड। जो कंसंट्रेशन होती है, जिस चीज को आप क्या कर रहे हो, एब्जॉर्ब कर रहे हो, वो पूरी सब्सटेंस में क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म हो जाती है। एग्जांपल, व्हेन कॉटन इज डिप्ड इन ए ब्लू इंक इट गेट ब्लू थ्रू आउट। जैसे आपने कॉटन को ब्लू इंक में डालोगे तो पूरा कॉटन क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की बात करें, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इज ओनली एट द सरफेस। कंसंट्रेशन सिर्फ सरफेस में इंक्रीज होता है। एग्जांपल, चॉक स्टिक डिप्ड इन ए इंक। अगर आपने चॉक को इंक में डिप किया हुआ है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो चॉक है उसका आउटर सरफेस क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और व्हाइट इन बल्क, इनसाइड वो क्या रहता है, व्हाइट रहता है, बट आउटर सरफेस क्या हो जाता है, ब्लू होता है। तो उसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन द फिजी-एडसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन। ये फिजी-एडसॉर्प्शन जो होता है इसे हम फिजिकल एडसॉर्प्शन भी कहते हैं एंड केमिसॉर्प्शन को केमिकल एडसॉर्प्शन। अब फिजी-एडसॉर्प्शन में क्या होता है, याद रखना, जो फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो एडसॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं एडसॉर्बेंट के साथ वो अटैच हो जाते हैं बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वेयर एज केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, जो एडसॉर्बेंट होता है वो एडसॉर्बेंट के साथ अटैच होता है बाय केमिकल बॉन्ड। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, हम पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, स्पेसिफिक। फिजी-एडसॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल में क्या वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एज ए रिजल्ट ये नॉन स्पेसिफिक होता है। केमिसॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ तभी अटैच करेगी वो जब पर्टिकुलर बॉन्ड बनाए। सो दैट इज वेरी स्पेसिफिक इन नेचर। टेम्परेचर डिपेंडेंस, अगर हम बात करें एडसॉर्प्शन की, एडसॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है उसका डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जैसे दूसरे की सरफेस पे अटैच हो जाते हैं वो स्टेबल बन जाते हैं, वो हीट रिलीज करते हैं। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो प्रोसेस जाता है रिवर्स डायरेक्शन में। एज ए रिजल्ट क्या होता है, लो टेम्परेचर फेवर द एडसॉर्प्शन, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करो, मॉलिक्यूल्स में क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, तो एडसॉर्प्शन क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। बट केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, हाई टेम्परेचर फेवर फॉर द एडसॉर्प्शन। इनिशियली क्या होता है, जितना टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, केमिसॉर्प्शन में क्या होता है, जो केमिसॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमारी क्या होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो रिएक्टेंट है उसको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनिशियली क्या होता है, ये हाई टेम्परेचर से एडसॉर्प्शन इंक्रीज होता है, फिर बाद में क्या हो जाता है, बाद में इट विल डिक्रीज। ठीक है, सो स्टार्टिंग में इंक्रीज हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ज्यादा एनर्जी देने से मॉलिक्यूल्स में एनर्जी आ जाएगी, वो बॉन्ड ब्रेक करके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर। फिजी-एडसॉर्प्शन रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि उसका बॉन्ड्स क्या होते हैं, काफी ज्यादा वीक होते हैं, सो इट कैन बी इजिली रिवर्स। Whereas it is irreversible, केमिसॉर्प्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है, एज ए रिजल्ट बॉन्ड ब्रेक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स इरिवर्सिबल। एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो, क्योंकि जो बॉन्ड बना है काफी ज्यादा वीक बॉन्ड बना हुआ है, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है, विच इज 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल। बट एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई। जब केमिसॉर्प्शन में बॉन्ड बनता है तो केमिकल बॉन्ड बनता है और बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं, 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द फिजी-एडसॉर्प्शन एंड द केमिसॉर्प्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई फिजी-एडसॉर्प्शन फॉर्म मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर वेयर एज द
केमिसॉर्प्शन फॉर्म यूनिमोलिकुलर लेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे केमिसॉर्प्शन की। केमिसॉर्प्शन अकर व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, सपोज आपने क्या लिया है, एक रिएक्टेंट लिया है, वो रिएक्टेंट क्या करता है, इट फॉर्म्स ए कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्ड विद द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट। सपोज आपके पास एडसॉर्बेंट है तो रिएक्टेंट क्या करता है, उसके साथ क्या बनाता है, कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड बना लेता है। सपोज की सरफेस पे उसने बना लिया। वंस द लेयर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैज बीन फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट, तो सपोज ये हमारी क्या हो गई, रिएक्टेंट है और ये है हमारा सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट, ठीक है। तो रिएक्टेंट विल एक्ट एज ए एडसॉर्बेंट। अब इसकी सरफेस पे जैसे ही वो अटैच हो जाएगा, एज रिजल्ट देयर इज नो एक्टिव साइट अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग ऑफ रिएक्टेंट एज इट टू फॉर्म फर्दर लेयर्स। अब जैसे ही अगर सपोज कोई नया रिएक्टेंट आ गया तो इसके पास एडसॉर्बेंट के पास कोई साइट ही नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे जो फर्दर जो रिएक्टेंट आ रहे हैं वो इट्स एडसॉर्बेंट के साथ बॉन्ड बना पाए। उस जगह जहां पे बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं एक्टिव साइट। सो ऑन द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट देयर इज नो एक्टिव साइट इज अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग ऑफ द रिएक्टेंट सो इन द एडसॉर्बेंट टू फॉर्म फर्दर लेयर्स। तो एज ए रिजल्ट फर्दर लेयर्स नहीं बनती। नेक्स्ट अगर बात करें फिजिसॉर्प्शन क्या होता है, इट इज सिंपली ड्रिवन बाय वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें क्या होता है, सपोज मॉलिक्यूल्स में वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। इन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच हो सकते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। एज ए रिजल्ट ये क्या बनाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है हमारा फिजिसॉर्प्शन में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है हमारा, आउट ऑफ NH3 and CO2 विच गैस विल एड्सॉर्ब मोर रेडिली ऑन द सरफेस ऑफ द एक्टिवेटेड चारकोल वाई। अब आपको याद रखना, जो गैस इजिली लिक्विफाइबल, जो गैस इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और उसका क्या हो, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई गैस इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उसकी जो बॉन्डिंग्स होती हैं वो स्ट्रांग होती है, तभी वो क्या होता है, इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो इसका मतलब क्या, तो उनकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्गर। तो जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, तो ये चीज याद रखना, उनकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है नियर द क्रिटिकल टेम्परेचर। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो NH3 है इसका अराउंड होता है हमारा 400 केल्विन, क्रिटिकल टेम्परेचर CO2 का 300। तो NH3 का ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होने की वजह से इसकी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। सो एज ए रिजल्ट इट विल एड्सॉर्ब मोर रेडिली ड्यू टू हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज जनरली एक्कम्प्लीड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी। एड्सॉर्प्शन से एंट्रोपी डिक्रीज होती है बट स्टिल इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सबसे पहले आपको याद रखना है, स्पॉन्टेनियस हम कैसे बोल सकते हैं किसी भी प्रोसेस को, जब हमारा डेल्टा जी क्या होना चाहिए है, नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी नेगेटिव है तो प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। हमें ऑलरेडी पता है जो एड्सॉर्प्शन है वो क्या है, एक तरह की एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिलीज होती है। बट इसमें जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज होती है। एंट्रोपी क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, रैंडमनेस क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। एज रिजल्ट क्या होता है, डेल्टा एस नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। बट जो डेल्टा एच होता है, जो डेल्टा एच की ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू है वो टी डेल्टा एस से क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, ओवरऑल ये प्रोसेस क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो एंट्रोपी की वजह से ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है, बट डेल्टा एच की वजह से नेगेटिव, और डेल्टा एच ज्यादा होने की वजह से हमारा डेल्टा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और ये पूरी प्रोसेस हो जाती है आपकी स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है, व्हाट इज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज डिसॉर्प्शन। सपोज आपके पास क्या एड्सॉर्बेंट है, सपोज कोई गैस है, वो एड्सॉर्बेंट पे क्या हो गई है, एड्सॉर्ब हो गई है। सपोज उसकी सरफेस पे क्या हो गया है, अटैच हो गया। तो इसे हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन। अगर आप क्या करो, इन एड्सॉर्बेंट को सरफेस से रिमूव कर दो, गैस जो पार्टिकल्स थे जो मेटल पे अटैच थे, अगर आपने उसको रिमूव कर दिया, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिसॉर्प्शन। और याद रखना, डिसॉर्प्शन इंक्रीज होता है जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। एज ए रिजल्ट डिसॉर्प्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस यूज्ड टू डीकलराइज द सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। जो रॉ शुगर होता है उसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, कलर होता है। बट जब आप यूज करते हो एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल क्या होता है, एनिमल बोन से बना होता है। ये क्या करता है, एड्सॉर्प्शन ऑफ द कलर।
वो कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। एज ए रिजल्ट आपको जो शुगर मिलती है दैट इज व्हाइट इन कलर, बाकी सारे कलर को रिमूव कर लेता है। तो दैट्स व्हाई वी यूज एनिमल चारकोल फॉर डीकलराइजिंग सोल्यूशन ऑफ द रॉ शुगर, और आपको इसमें मिलता है रिफाइंड शुगर। तो इससे आपको क्या मिल जाता है, रिफाइंड शुगर यू विल गेट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेशन ऑफ द एडसॉर्बेंट, हाउ इट इज अचीव्ड एंड गिव वन एग्जांपल। एक्टिवेशन ऑफ द एडसॉर्बेंट क्या होता है, इट इज रेफर टू द इंक्रीजिंग एडसॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ द एडसॉर्बेंट यूजिंग मैनी मेथड। जो एडसॉर्बेंट होता है वो क्या करता है, एडसॉर्बेट को एब्जॉर्ब करता है, और हम चाहते हैं कि जो एडसॉर्बेट है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो, एडसॉर्बेंट में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो इसे ही हम क्या करते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ द एडसॉर्बेंट। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड क्या कर सकते हो आप, मेकिंग सरफेस ऑफ द सॉलिड रफ। अगर आपने सॉलिड है, सपोज मेटल है, और आपने उसकी सरफेस क्या कर दी, रफ कर दी। रफ करने से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो एड्सॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और ब्रेकिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस, अगर आपने मेटल को स्मॉल स्मॉल पीसेस में कर दिया है, ब्रेक कर दिया, तो वो ज्यादा गैस क्या कर पाएगा, एड्सॉर्ब, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से एड्सॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई आप काफी ज्यादा रिएक्शंस में यू विल सी दैट मेटल इज फाइनली डिवाइडेड टू इंक्रीज एड्सॉर्प्शन। जो मेटल है यू डिवाइड फाइनली स्मॉल स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड करते हो ताकि एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए। There is certain specific treatment also which activate the adsorbent। हमारे पास कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिससे हम क्या कर पाए, एड्सॉर्बेंट को ज्यादा एक्टिवेट कर पाए। एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, हीटिंग वुड चारकोल बिटवीन 600 to 1200 डिग्री सेल्सियस एक्टिवेट इट। तो अगर आपके पास वुड चारकोल है, अगर आप उसको हीट कर रहे हो 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस में, तो वुड में क्या आ जाते हैं, वुड जो है वो पोरस हो जाता है। पोरस होने की वजह से याद रखना वो क्या कर सकता है, ज्यादा गैसेस को क्या कर सकता है, एड्सॉर्ब कर सकता है। और ज्यादा गैसेस को एड्सॉर्ब करने से क्या होती है, उसकी एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। तो उसी वुड चारकोल को जब हम इतना हीट करते हैं 600 to 1200 डिग्री सेल्सियस, तो इसे हम बोलते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट इज एन एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एंड डिस्क्राइब द फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तभी टर्म यूज करते हैं आइसोथर्म। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, द वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब बाय द एड्सॉर्बेंट विद प्रेशर, कि एक एड्सॉर्बेंट कितनी गैस क्या कर सकता है, एड्सॉर्ब कर सकता है विद प्रेशर। अगर आपने प्रेशर चेंज किया तो क्या से चेंजेस आएंगी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ कर्व, उसे बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो अगर एक गैस, ठीक है, एक गैस है उसे बोलते हैं एड्सॉर्बेट, और एक एड्सॉर्बेट उस गैस को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्रेशर चेंज करने से कितनी गैस एड्सॉर्ब होगी या कम एड्सॉर्ब होगी, ज्यादा होगी, उसका जो ग्राफ है उसी को हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें हम बात करें फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इट इज एन एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द गैस एड्सॉर्ब, इसे हम एक्स बोलते हैं। ठीक है, कि कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है उसे एक्स लेंगे, बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड। यूनिट मास ऑफ सॉलिड मतलब कि यूनिट मास ऑफ एड्सॉर्बेंट, इसे हम m से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे x बाय m एंड प्रेशर x बाय m का, कि कितनी गैस एड्सॉर्ब हो रही है एड्सॉर्बेंट पे, डिवाइड, और उसका रिलेशनशिप विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसे बोलते हैं फ्रिंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। सबसे पहले अगर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में मैं ग्राफ से आपको समझाऊंगा। सपोज x बाय m क्या, मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट डिवाइड बाय मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट इनटू प्रेशर। सपोज आपने क्या, इनिशियली प्रेशर था क्या था, कम था, जैसे आपने थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज किया तो जो एड्सॉर्प्शन थी वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऑफ जो गैसेस थे वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो हम इसका लिखते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, और के हम लगा देते हैं, इक्वेट करने के लिए के लगा देते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, इट्स ए कांस्टेंट। सो x बाय m इक्वल टू kp, याद रखना यहाँ पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद आपने काफी ज्यादा गैस इंक्रीज कर दी, कुछ ऐसा एक पॉइंट आएगा जब x बाय m क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन बनाने लग जाएगी। उस टाइम पे क्या होगा, जो प्रेशर है x बाय m इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, तो हम लिखेंगे x बाय m इज इक्वल टू kp नॉट। यहां पे क्या था, P का वैल्यू 1 था, और यहां पे क्या था, P का वैल्यू नॉट था। उसके बीच में जो वैल्यू आएगा उसे हम लिखते हैं x बाय m इज इक्वल टू k p 1 बाय n। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, यहाँ पे P का वैल्यू 1 होगा, यहाँ पे P का वैल्यू 0, और इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसे लिखते हैं के पी 1 बाय n, और जो 1 बाय n होगा उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, यहाँ पे होगी फ्रॉम 0 to 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0, सो 1 बाय n कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो इसी
इसी का हमने क्या लिया है, इक्वेशन बनाया, x बाई एम इक्वल टू के पी 1/n वेयर n शुड बी ग्रेटर देन 1। एट लो प्रेशर क्या हो जाएगा, x बाई एम इक्वल टू के पी, हाई प्रेशर क्या हो जाएगा, x बाई एम इक्वल टू के पी नॉट। ठीक है, जो बीच वाले का ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको लॉग लगा देंगे, लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा log ऑफ x बाई एम log ऑफ k। याद रखना जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो log क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, उसको ऐड करके रेज टू पावर नीचे आ जाएगा n बाय 1/n log ऑफ p। इसको अरेंज करेंगे, log ऑफ x बाई एम इक्वल टू 1/n log p इक्वल टू log k, और ये हमारा हो जाता है इक्वल टू द y इक्वल टू mx प्लस c। y हो जाएगा हमारा log x बाई n, p हो जाएगा हमारा log x हो जाएगा log ऑफ p। यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे, ये जो स्लोप बनेगा हमारा बनेगा, स्लोप हो जाएगा 1/n इज द स्लोप, और ये जो इंटरसेप्ट होगा इट इज द log ऑफ k। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रिंडलिज एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट दैट कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो कोलाइड है एक्चुअल में वो कोई सब्सटेंस नहीं होता, हम किसी सब्सटेंस को कोलाइड नहीं बोल सकते, बट किसी भी चीज का कोई एक ऐसा स्टेट होता है उसे हम कोलाइड कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोलाइड इज नॉट ए सब्सटेंस बट स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू क्यों है, कुछ सब्सटेंस ऐसी होती है जो क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करती है, जैसे आपके पास NaCl है। NaCl को हम क्रिस्टलॉइड क्यों कहते हैं, क्रिस्टलॉइड एक ऐसी सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और ये क्या बनाती है, एक्वस सॉल्यूशन बना सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलॉइड, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर सकता है, तो उसे हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड। NaCl इज नॉर्मली ए क्रिस्टलॉइड, बट जब आप NaCl को क्या करते हो, बेंजीन के साथ मिक्स करते हो, तो बेंजीन में क्या होता है, NaCl क्या होता है, मिक्स नहीं हो पाता, उसमें वो डिसॉल्व नहीं हो पाता है, तो जो NaCl है वो क्या करता है, वो एग्रीगेट होने लग जाता है। एग्रीगेट होने से उसका साइज बढ़ जाता है और वो क्या एक्ट कर सकता है, इट कैन एक्ट एज ए कोलाइड। तो जो NaCl है इट कैन एक्ट एज ए क्रिस्टलॉइड इन एक्वस मीडियम, बट व्हेन मिक्स विद बेंजीन इट एक्ट्स एज ए कोलाइड। तो जो कोलाइड है वो डिपेंड करता है साइज पे, नॉट ऑन द सब्सटेंस। सो इट इज द साइज ऑफ द पार्टिकल दैट मैटर। तो NaCl का साइज अगर स्मॉल साइज है तो वो है, उसे हम ट्रू सोल्यूशन में लाते हैं, बट अगर साइज का रेंज आ चुका है 1 to 1000 नैनोमीटर के अंदर तो वो बन जाता है हमारा कोलाइडल स्टेट। सो ये जो स्टेटमेंट था दैट वाज करेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ आर कोलाइड क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। सबसे पहले हर एक कोलाइड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हमारा डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है, कम कंसंट्रेशन में होता है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है, ज्यादा होता है। सी ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने जो कोलाइड है उसको 8 टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। disperse phase, dispersion medium, type of chloride and example। suppose disperse phase and dispersion medium अगर दोनों क्या हमें solid दिए हुए हैं तो उसे हम बोलते हैं solid soul, और इसमें आ जाते हैं colored glasses and gemstone। next अगर हमें दिया हुआ है solid में liquid, ठीक है, solid disperse phase, dispersion medium is liquid, जिसे हम बोलते हैं sol, like paint and cell fluid। paint में क्या होता है, paint में भी क्या होता है, solid colors होते हैं, वो liquid में क्या करते हैं, float करते हैं। next solid in gas, सॉलिड इन गैस को हम बोलते हैं एरोसोल, लाइक स्मोक एंड डस्ट। लिक्विड इन सॉलिड कॉल्ड एज जेल, लाइक चीज, बटर, जेलीज। लिक्विड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड एज इमल्शन, लाइक मिल्क एंड हेयर क्रीम। लिक्विड इन गैस आर कॉल्ड एज एरोसोल, लाइक फ्रॉग, मिस्ट, क्लाउड। गैस इन सॉलिड इज कॉल्ड एज सॉलिड सोल, कॉल्ड एज प्यूमिक स्टोन एंड फोम रबर। इसमें क्या होता है, आपके पास फोम रबर में क्या होता है, स्पेसिस होती है, उसमें गैस प्रेजेंट होती है। एंड गैस इन लिक्विड इज कॉल्ड एज फोम, लाइक फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम एंड सोप लेदर। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, तो आपको ये सारा अच्छे से पढ़ना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल। हमें प्रॉपर्टीज दी हैं और आपको बताना है डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक लायोफोबिक सोल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये जो डिफरेंस है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो सबसे पहले हम बात करें एफिनिटी टुवर्ड्स द डिस्पर्शन मीडियम। इसमें क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में एफिनिटी हाई होती है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लायोफिलिक। फिलिक मींस लाइकिंग। सिमिलरली क्या होता है, लायोफोबिक में क्या होता है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में जो इंटरेक्शन होती है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, एफिनिटी कम होती है, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लायोफोबिक सोल। मेथड ऑफ प्रिपरेशन बात करेंगे। लायोफिलिक जो है वो इजीली प्रिपेयर हो सकता है, इट कैन बी इजीली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग एंड हीटिंग डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, क्योंकि दोनों में काफी इंटरेक्शन तो इजीली आप बना सकते हो। बट
जब आप लायोफोबिक सोल बनाते हो यू हैव टू यूज स्पेशल मेथड्स, डिफरेंट मेथड से आप लायोफोबिक सोल्स बना सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करेंगे स्टेबिलिटी की, क्योंकि इंटरेक्शन ज्यादा है यहाँ पे तो स्टेबिलिटी भी यहाँ पे क्या होगी, ज्यादा होगी। लायोफोबिक में स्टेबिलिटी विल बी वेरी लेस, तो इट इज हाईली अनस्टेबल। रिवर्सिबिलिटी मतलब कि आप क्या कर सकते हो, डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्स मीडियम को सेपरेट कर सकते हो, और सेपरेट करने के बाद आप फिर अगर आपने मिला लिया तो आपको क्या मिल जाएगा, लायोफिलिक सोल आपको मिल जाएगा। बट लायोफोबिक में क्या होता है कि एक बार अगर आपने लायोफोबिक सोल बना लिया उसके बाद वो प्रोसेस रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर आपने लायोफिलिक में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया तो ये इजीली क्या होता है, कोगुलेट नहीं होता है, ठीक है, इसके पार्टिकल्स एक साथ जुड़ नहीं जाते, कोगुलेट नहीं होता है, क्योंकि लायोफोबिक ज्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, याद रखें इट इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम बाद में पढ़ेंगे, लायोफोबिक में क्या होता है, चार्जेस होते हैं, चार्जेस की वजह से क्या होता है कि रिपल्शन होती है, उसी की वजह से स्टेबल होता है। बट जैसे ही आपने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, सपोज NaCl, वो क्या करता है, चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर लेता है और एज ए रिजल्ट कोगुलेशन हो जाती है। लायोफिलिक मोस्टली जो नेचुरली अक्री सब्सटेंस होती है लायोफिलिक होती है, जैसे स्टार्च इन वाटर, गम, जेलेटिन इन सुटेबल सॉल्वेंट। और लायोफोबिक इज मोस्टली मैन मेड, जैसे हम बना सकते हैं सल्फर डिसॉल्व इन वाटर एंड गोल्ड सॉल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट, व्हाई लेदर गेट हार्डन आफ्टर टैनिंग। सबसे पहले पार्ट की बात करेंगे। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग ऑफ लेदर इज कॉल्ड एज टैनिंग। जो लेदर होता है, जो एनिमल स्किन होती है, एक्चुअल में वो सॉफ्ट होती है, बट उसको हम क्या कर सकते हैं, हार्ड कर सकते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम टैनिंग। टैनिंग में क्या होता है, सबसे पहले अगर एनिमल स्किन को देखोगे, इट इज कोलाइडल इन नेचर। एनिमल स्किन क्या होती है, कोलाइडल नेचर की होती है, एंड हैज ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आप क्या करते हो, यू विल सोक देम इन टैनिन, आप उसको टैनिन में सोक कर देते हो। टैनिन क्या होता है, हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, पॉलीहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड होता है। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या कि इसका होता है नेगेटिव चार्ज। तो एनिमल स्किन का होता है पॉजिटिव चार्ज और टैनिन का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एज ए रिजल्ट होता है म्यूचुअल कोगुलेशन। जब नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में जुड़ जाते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और बनाते हैं सॉलिड मास। तो इसे हम बोलते हैं कोगुलेशन होता है। एज ए रिजल्ट जो लेदर है वो इट बिकम्स हार्ड। नेक्स्ट, व्हाई लायोफिलिक सोल इज मोर स्टेबल देन द लायोफोबिक सोल। लायोफिलिक सोल ज्यादा स्टेबल क्यों होती है लायोफोबिक सोल से? इसका एक रीजन ये है, द लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सट्रीमली सॉल्वेटेड, दैट इज कोलाइडल पार्टिकल्स आर कवर्ड बाय द शीट ऑफ लिक्विड विच दे आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इसमें क्या होता है, लायोफिलिक कोलाइड्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास सपोज हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स है, तो ये सपोज ये है डिस्पर्शन फेज है। जैसे हम डिस्पर्शन मीडियम में और लिक्विड में जब हम इनसे डालते हैं तो ये क्या कर देते हैं, इसको सराउंड कर देता है। ठीक है, सो कोलाइडल पार्टिकल्स आर कवर्ड बाय शीट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड क्या करता है, देयर इज एफिनिटी बिटवीन द डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। इंफिनिटी की वजह से वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, एंड एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। और ये चीज आपको लायोफोबिक सोल में नहीं दिखती है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, व्हाट आर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, गिव एन एग्जांपल। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स क्या होते हैं, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस aggregate together to form particle having size in the range of colloidal range, then the colloidal system is called as multimolecular collide। तो सपोज आपके पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं और उनका साइज जो कोलाइडल रेंज से क्या है, कम है, सो देयर साइज इज लेस देन द कोलाइडल रेंज। बट क्या होता है, ये जो स्मॉल और एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो आपस में जुड़ सकते हैं, सो दे कैन एग्रीगेट टुगेदर। एग्रीगेट करने से क्या हो जाएगा, उनका जो साइज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वो आ जाएगा कोलाइडल रेंज में। कोलाइडल रेंज होती है हमारी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो पार्टिकल्स अटैच होने की वजह से, उसका साइज इंक्रीज होने की वजह से वो कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। उस तरह के कोलाइडल सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। दो एग्जांपल है इसकी। सबसे पहले अगर हम गोल्ड सॉल्ट की बात करें, गोल्ड सॉल्ट जो होता है वो बनता है पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड। जब पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड क्या होते हैं, कोलाइड करते हैं, जब एक साथ अटैच हो जाते हैं तो उसका क्या आ जाता है, कोलाइडल रेंज में आ जाता है। सिमिलरली जो सल्फर सॉल्ट है वो किसका बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सल्फर 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सल्फर और गोल्ड के जो सॉल्ट्स है वो इनके मॉलिक्यूल्स और एटम के एग्रीगेट होने से हमारा जो रेंज आ जाता है वो आ जाता है कोलाइडल रेंज। तो इसे ही हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट नोट ऑन मैक्रोमोलिक्यूलर कोलाइड विद एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये होते हैं पॉलीमर ऑफ मोनोमर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, प्रोटीन।
प्रोटीन इज ए मैक्रोमोलिक्यूल, बट जो प्रोटीन है वो बनता है अमीनो एसिड से। सिमिलरली आपके पास स्टार्च है, जो स्टार्च है वो बनता है हमारा ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज हो जाता है मोनोमर। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स का साइज बड़ा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करके एक बड़ा सा मैक्रोमोलिक्यूल बनता है। अगर मैक्रोमोलिक्यूल इन ए सुटेबल सॉल्वेंट, अगर आपने सुटेबल सॉल्वेंट में डाला हुआ है, दे फॉर्म सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बनाते हैं इन विच साइज ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल मे बी इन द कोलाइडल रेंज, साइज जो हो सकता है उनका वो कोलाइडल रेंज में आ सकता है, और इसी तरह के सिस्टम को बोलते हैं हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड। ठीक है, नेचुरली अकरिंग क्या होता है, जैसे हमारे पास है स्टार्च, सेलुलोज, ये ग्लूकोज का बना है, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स ये बने अमीनो एसिड के, तो ये नेचुरली अकरिंग है जो नेचर में प्रेजेंट है। और हम खुद भी बना सकते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक पॉलीथीन, नायलॉन एंड आर्टिफिशियल रबर। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमने बात की है मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राइट ए नोट ऑन एसोसिएटेड कोलाइड्स विद एग्जांपल। सम सब्सटेंस एट लो कंसंट्रेशन बिहेव लाइक ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं कुछ सब्सटेंस। जैसे आपने उसको डिसॉल्व किया सपोज वाटर में, तो ये सब्सटेंस क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और ये बना देता है एक ट्रू सॉल्यूशन। जब आपने कब लिया है, लो कंसंट्रेशन। बट एट हायर कंसंट्रेशन, जब आप उस सब्सटेंस की कंसंट्रेशन हाई करते हो तो क्या होता है, वो जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, एग्रीगेट होने लग जाता है, और एग्रीगेट करके वो आ जाता है कोलाइडल पार्टिकल। तो एग्रीगेट करके जो उनका साइज होता है वो आ जाता है कोलाइडल पार्टिकल की रेंज में। सो सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, तो लो कंसंट्रेशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और हाई कंसंट्रेशन में वो कोलाइड्स एक्ट करते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ एसोसिएशन किया, तो इसे बोलते हैं हम एसोसिएटेड कोलाइड्स। और याद रखना, जो एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल दस फॉर्म इज कॉल्ड एज एग्रीगेट ऑफ मॉलिक्यूल दस फॉर्म, और जो एग्रीगेट बनता है उसे हम बोलते हैं मिसल्स। ठीक है, और मिसल फॉर्मेशन की दो कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन है कि एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जिसके अबव क्या हो सकते हैं, मिसल फॉर्म हो सकते हैं, उसे बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर विच इज टीके। तो इसके ऊपर ही क्या होगा, मिसल फॉर्मेशन और एसोसिएशन ऑफ हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन चाहिए। एक कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन पे ही क्या हो सकता है, हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स और एग्रीगेट कोलाइड्स बन सकते हैं, उसे बोलते हैं क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन CMC। और इसकी एग्जांपल है हमारा सोप एंड डिटर्जेंट। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड व्हाई डू सोप डोंट वर्क इन द हार्ड वाटर। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास सोप है, उसे बोलते हैं सोडियम स्टेरेट। सोडियम स्टेरेट क्या होता है, C17H35COONA। याद रखना, जैसे हम इसको वाटर में डालेंगे, C17H35CO नेगेटिव एंड Na+ क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, और हमें मिलेगा स्टेरेट आयन। तो C17H35COONA क्या होता है, हमारा स्टेरेट आयन। अब दो चीजें इसमें याद रखना, इसमें जो C17H35 वाला जो पार्ट होता है, याद रखना है एक लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, एंड ये जो पार्ट होता है दिस इज हाइड्रोफोबिक। ये पार्ट जो है वो वाटर से क्या होता है, रिपेल होता है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव पार्ट है इसे वाटर पसंद है, इट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब क्या होता है, जैसे कपड़ों में क्या है, हम बात करें क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सपोज कपड़ों में क्या लगा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है या ग्रीस लगा हुआ है, तो याद रखना ये जो C17H35 पार्ट वाला पार्ट है, इसे वाटर पसंद नहीं है, बट दिस पार्ट लाइक ऑयल, ये ऑयल से इसकी क्या होती है, इंटरेक्शन हो सकती है। तो जैसे कपड़ों में ऑयल होता है ना, तो ऑयल को क्या करता है, ये जो C17H35 है, जिसको हमने ऐसे लॉन्ग चेन की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इसको क्या करता है, सराउंड करने लग जाता है ऑयल को, और जो ये नेगेटिव पार्ट है ये इसके आगे पीछे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर होता है तो वाटर इसको सराउंड करा होता है, नेगेटिव पार्ट बिकम्स टुवर्ड्स वाटर, जो होता है हमारा हाइड्रोफिलिक, और जो C17H30 वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आ जाता है, और ये क्या करता है, बिल्कुल इसको सराउंड कर देता है ऑयल ड्रॉपलेट को, और ये जो चीज़ बनती है इसे हम बोलते हैं मिसल फॉर्मेशन। और मिसल बनने की वजह से क्या हो सकता है, ईजिली हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों से मिसल्स को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज द क्लींजिंग एक्शन। सो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सोप मॉलिक्यूल फॉर्म मिसल अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट। तो जो सोप है वो क्या बनाता है, मिसल बनाता है, in such a way that the hydrophobic part of the stearate ion C17H35CO negative is in the oil droplet। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये यहाँ पे आ जाता है, इनसाइड द ऑयल ड्रॉपलेट आ जाता है,
एंड द ऑयल ड्रॉपलेट इज सराउंडेड बाय स्टेरिक आयन, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है इंटरेक्ट विद वाटर, जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है, और जो ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडिंग द स्टेरिक आयन इज नाउ पुल्ड इन द वाटर। तो कपड़ों से क्या होता है, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है बाहर की तरफ पुल हो जाता है और बाहर क्या बन जाता है हमारा एक मिसल फॉर्मेशन। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ दिस मिसल, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, कपड़ों से इसे रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट था व्हाई डू सोप नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। जो सोप होता है ना, जैसे आप हार्ड वाटर में अगर आपने क्या डाला है, सोप लगाया है, हार्ड वाटर में होता है हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वो क्या करता है, सोप के साथ वो इंटरेक्शन करता है एंड इट विल फॉर्म इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विद सोप। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने लग जाता है। एज ए रिजल्ट जो सोप है वो अब यूज नहीं कर सकते आप मिसल फॉर्मेशन ने, क्योंकि उस सोप ने क्या बना लिया, सॉल्ट बना लिया। और जो इनसॉल्युबल सोप जो होता है उसे हम बोलते हैं स्कम, और स्कम की वजह से सोप अपना क्लींजिंग एक्शन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमें दिया हो हाउ सल्फर कोलाइड इज प्रिपेयर्ड इन वाटर। सल्फर सॉल्ट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बाय रिएक्शन ऑफ H2S एंड SO2। SO2 H2S के साथ जब आप रिएक्शन करते हो तो ये एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जो सल्फर है वो सॉल्ट बनता है इन वाटर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर सल्फर सॉल्ट इनसाइड वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ इस मेटल सॉल्ट इज प्रिपेयर बाय द ब्रीडिक्स आर्क प्रोसेस। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रीडिक आर्क प्रोसेस से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम के सॉल्ट्स बना सकते हो। इस प्रोसेस में क्या होता है, आप दो मेटल के रॉड लेते हो, ठीक है, मेटल के दो इलेक्ट्रोड लेते हो और दोनों के साथ क्या करते हो, हाई वोल्टेज आप लगा देते हो। सो 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल आर डिप्ड इन वाटर। आप वाटर में डिप कर सकते हो और डिस्पर्शन मीडियम कुछ भी डिप कर सकते हो, और आप इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन देम। इलेक्ट्रिक आर्क का मतलब क्या कि आपने काफी ज्यादा हाई, सो वेरी हाई वोल्टेज इज प्रोवाइडेड। हाई वोल्टेज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। इतना ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड करने से क्या हुआ कि इसमें काफी ज्यादा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस एंड बिकॉज ऑफ द इंटेंस हीट की वजह से क्या होता है, जो मेटल है इट विल स्टार्ट वेपराइजिंग, वो वेपर बनाने लग जाता है। बट आपने क्या किया, इसको आइस बाथ से सराउंड किया। आइस बाथ क्या करता है, जैसे वेपर्स बन रहे हैं मेटल के उसको कंडेंस कर देता है और कंडेंस करके उसको साइज में ले आता है, कोलाइडल साइज में। एज ए रिजल्ट क्या होता है, मेटल का सॉल्ट ऑब्टेन होता है। और एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम से आप ब्रेडिक मेथड से उसके आप सोल्स प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज पेप्टाइजेशन, गिव एग्जांपल। पेप्टाइजेशन इज अनदर मेथड जिससे आप क्या बना सकते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हो। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेशन इनटू कोलाइड। सपोज आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, सपोज आपके पास प्रेसिपिटेट है, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में FeOH थ्राइस, ठीक है। आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड करोगे इलेक्ट्रोलाइट विद कॉमन आयन। जैसे आपने FeCl3 ऐड कर दिया, कॉमन आयन क्या है, Fe। जो इलेक्ट्रोलाइट आपने ऐड किया उस इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं हम पेप्टाइजिंग एजेंट। अब ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, उसमें FeCl3 ऐड कर दिया, उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब वन ऑफ द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो प्रेसिपिटेट है वन ऑफ द आयन एब्जॉर्ब करता है, और याद रखना कौन सी आयन एब्जॉर्ब करता है, ये याद रखना जो कॉमन होती है। तो FeOH थ्राइस Fe आयन क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, इट विल एब्जॉर्ब द पॉजिटिव चार्ज आयन। अगर इस एग्जांपल की बात करें, सो दिस कॉजेज प्रेसिपिटेट टू ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, क्योंकि जैसे पॉजिटिव चार्ज आयन ये लेने लगेगा तो क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन होने लग जाएगा, और रिपल्शन होने की वजह से जो प्रेसिपिटेट है वो स्मॉल कोलाइड की फॉर्म में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आपको FeOH थ्राइस का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन। जब आप एक बीम ऑफ लाइट पास करते हो थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन तो याद रखना उसमें क्या होता है, जो लाइट है वो पार्टिकल्स को हिट करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को, और उसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और आपको क्या दिखता है, द पाथ ऑफ लाइट विल बिकम विजिबल। सो सपोज आपने लाइट भेजा तो क्या होता है, जो लाइट है वो सपोज ये कोलाइडल सॉल्यूशन उसके साथ क्या होता है, हिट करता है उसे, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, और आपको जो लाइट का पाथ है वो क्या होता है, विजिबल हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। सेकेंड हम बात करेंगे व्हाई आर्टिफिशियल रेन इज कॉज्ड बाय स्प्रेइंग सॉल्ट ओवर द क्लाउड। आप अगर सॉल्ट स्प्रे करोगे क्लाउड पे तो आर्टिफिशियल रेन कॉज हो सकता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो क्लाउड्स हैं दे आर कोलाइडल डिस्पर्शन ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन एयर। तो कोलाइडल ये होते हैं, कोलाइडल डिस्पर्शन होता है ऑफ
वाटर इन एयर, और याद रखना इनका क्या होता है, क्लाउड्स का कुछ चार्ज होता है, सो इट हैज सम चार्ज। तो अगर आप क्या करो, यू कैन स्प्रे सम इलेक्ट्रिक सैंड, कुछ इलेक्ट्रिक सैंड स्प्रे करो, और आप क्या कर सकते हो, AgI विच इज ए सॉल्ट, या तो आप इलेक्ट्रिक सैंड कर सकते हो या तो सॉल्ट स्प्रे कर सकते हो। एज रिजल्ट क्या होता है, सपोज वाटर पार्टिकल्स का कुछ चार्ज है, ये चार्ज क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सैंड और AgI, और न्यूट्रलाइज होने की वजह से चार्ज पार्टिकल ये क्या होते हैं, ये कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट कोगुलेशन ऑफ वाटर विल स्टार्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज क्या होता है, बड़ा होने लग जाता है, और साइज बड़ा होने की वजह से इट कैन कॉज रेन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ए डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम ए कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, डिसॉल्व सब्सटेंस हो सकती है, उसे जैसे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो पाती है उसे हम क्रिस्टोलाइट भी कहते हैं, ठीक है, जैसे NaCl। तो NaCl सपोज आपको रिमूव करना है फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सूटेबल मेम्ब्रेन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डायलिसिस। इसके लिए फॉर डायलिसिस प्रोसेस कोलाइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन ए, जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो किसकी हो सकती है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन एंड सेलोफेन मेम्ब्रेन, और जो बैग है आप सस्पेंड कर देते हो वाटर में, ठीक है। तो याद रखना, सपोज आपके पास क्या है, सॉल्ट पार्टिकल्स हैं और इसके साथ क्रिस्टोलाइड होते हैं। क्रिस्टोलाइड क्या होते हैं, फिर से बता देता हूं, ये क्या होते हैं, एक ऐसे सॉल्ट होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो सके और ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं, क्रिस्टोलाइड को सॉल्ट से सेपरेट करना। अब ये जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन होता है, इसका जो पोर साइज होता है काफी स्मॉल हो सकता है, और स्मॉल पोर साइज होने की वजह से जो सॉल्ट पार्टिकल इसके बाहर नहीं जा सकते थ्रू दिस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। एज ए रिजल्ट जो सिर्फ क्रिस्टोलाइड पार्टिकल्स हैं, याद रखना क्रिस्टोलाइड पार्टिकल्स क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, इनका साइज कम होता है, वो क्या कर सकते हैं, इससे बाहर मूव कर सकते हैं। तो अगर आपने वाटर लिया हुआ है, एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो क्रिस्टोलाइड पार्टिकल हैं दे विल स्टार्ट, जो इंप्योरिटीज है दे विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग थ्रू द मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पेपर या सिलोफेन मेम्ब्रेन ले सकते हैं, और हम दूसरी तरफ से क्या कर सकते हैं, वाटर और क्रिस्टोलाइड को रिमूव कर सकते हैं, और हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो क्या बन जाएगा, प्योर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट डू यू मीन बाय कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड डिस्क्राइब ब्रीफली एनी 3 मेथड बाय विच कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट। सबसे पहले कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलाइड पार्टिकल। कोलाइड पार्टिकल क्या होता है, इनका कोई चार्ज होता है, चार्ज की वजह से क्या होता है, इनमें रिपल्शन होती है, और रिपल्शन की वजह से ये हमेशा क्या शो करते हैं, मूवमेंट, उस मूवमेंट को बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। उसकी वजह से क्या होता है, कोलाइड पार्टिकल काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर आपने क्या किया, उस चार्ज को रिमूव कर दिया, एज ए रिजल्ट क्या होता है, कोलाइड पार्टिकल क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, दिस सेटलिंग ऑफ कोलाइड पार्टिकल, और वो एक मास बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोगुलेशन। इसके हम 3 प्रोसेस बताएंगे। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हो आप, जो कोलाइडल पार्टिकल्स मूव इन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड, आप 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हो, एक कैथोड लगा देते हो, एक एनोड लगा देते हो, और अगर आपका सपोज कोलाइडल सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कैटाइन, तो वो मूव कर जाता है कैथोड की तरफ, और अगर वो एनाइन है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो एनोड की तरफ मूव करता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, और न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से ये क्या शो करता है, कोगुलेशन। नेक्स्ट, मिक्सिंग ऑफ अपोजिट चार्ज सोल। अगर आपने अपोजिट चार्ज सोल क्या किया, मिक्स किया, वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और याद रखना न्यूट्रलाइजेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा, जितना भी कोलाइड पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और कोगुलेशन हो जाएगा। और लास्ट है हमारा प्रोलॉन्ग डायलिसिस। प्रोलॉन्ग डायलिसिस क्या बताता है, द ऑल इलेक्ट्रोलाइट रिमूव फ्रॉम द सोलाइल एंड द कोलाइड विल बिकम अनस्टेबल एंड कोगुलेट। याद रखना हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्ट करता है पेप्टाइजिंग एजेंट की तरह, और वो सॉल्ट पार्टिकल्स को क्या रखता है, स्टेबल रखता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था पेप्टाइजेशन में। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपको चाहिए, बट अगर आपने ज्यादा देर तक डायलिसिस किया, डायलिसिस से क्या होता है, जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है और क्रिस्टोलाइट क्या होता है, रिमूव हो जाता है, और अगर हमने प्रोलॉन्ग रखा तो सारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट रिमूव हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइट रिमूव होने से, सारे रिमूव होने से जो कोलाइड पार्टिकल्स है वो अनस्टेबल हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट कोगुलेशन विल अकर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके 2 पार्ट है। पहला पार्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस, सेकंड है स्टेट एंड इलस्ट्रेट हार्डी-शुल्ट्ज रूल। सबसे पहले पार्ट की बात करेंगे। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ डायलिसिस अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप क्या करते हो, डायलिसिस मेम्ब्रेन लेते हो और साथ में आप क्या लगा देते हो, इलेक्ट्रोड्स लगा देते हो।
ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। इलेक्ट्रोड लगाने से क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ आयंस है वो फास्टर हो जाता है और जो हमारा डायलिसिस है वो फास्टर हो जाता है, इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोडायलिसिस। इससे प्रोसेस क्या हो जाता है, ऑफ डायलिसिस बिकम फास्टर। आप क्या करते हो, यू विल यूज 2 इलेक्ट्रोड्स, मेटल के 2 इलेक्ट्रोड लेते हो, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो उसे बोलते हैं एनोड, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो दैट इज कैथोड। अब ये जो अंदर क्या होते हैं हमारे क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, क्रिस्टलॉइड जो क्या हो वाटर में डिसॉल्व हो जाए और ट्रू सॉल्यूशन बनाए लाइक NaCl, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज होगा और कैटाइन होगा वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ जल्दी मूव करेगा, और जो नेगेटिव होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ है, दोनों में चार्ज है। एज ए रिजल्ट जो डायलिसिस होगा वो फास्टर होगा, और ये जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज डायलाइजिंग मेम्ब्रेन, जैसे सेलोफेन पेपर हो सकता है और पार्चमेंट पेपर। ठीक है, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट ए। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट है स्टेट एंड इलस्ट्रेट हार्डी-शुल्ट्ज रूल। हार्डी-शुल्ट्ज रूल्स क्या बताता है, हायर द वैलेंसी ऑफ फ्लोक्युलेटिंग आयन। फ्लोक्युलेटिंग आयन क्या होती है, एक ऐसी आयन जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, तो मतलब रिवर्स चार्ज वाली आयन जिसका अपोजिट चार्ज है। तो अगर अपोजिट चार्ज वाली आयन क्या हो, सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो वो क्या कर लेती है, उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और उसको कोगुलेट कर लेती है, तो उसको बोलते हैं फ्लोक्युलेटिंग आयन। उसकी जितना ज्यादा चार्ज होगा और जितना ज्यादा उसकी वैलेंसी होगी उतना ही ग्रेटर विल बी द कोगुलेटिंग पावर। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें, इन कोगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज सोल, सपोज आपके पास है AS2S3 नेगेटिवली चार्ज सोल है और हमें पूछा है 3 आयंस दी हुई है Na+Mg2+Al3+, तीनों में से सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी, याद रखना जिसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका सबसे ज्यादा क्या होगा, कोगुलेटिंग पावर होगा, तो Al3+ का सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर होगा। सिमिलरली सपोज आपको दिया हुआ है पॉजिटिवली चार्ज सोल विच इज FeOH थ्राइस। FeOH थ्राइस क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सोल। और अगर बात किया जाए कोगुलेटिंग पावर ऑफ द नेगेटिवली चार्ज एक्टिव आयंस की, तो हमें 4 आयंस दिए हैं, इसमें है FeCN4 4 नेगेटिव, इसमें 4 नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, सबसे ज्यादा कोगुलेशन होगा। तो आपको यही याद रखना है कि जो भी आपको सॉल्व दिया हुआ है जिस चार्ज का दिया हुआ है, तो आपने अपोजिट चार्ज की आयन देखनी है और आपने उसका वैलेंसी और उसका चार्ज देखना है, जिसका सबसे ज्यादा चार्ज होगा वो उसका ज्यादा क्या होगा, कोगुलेटिंग पावर होगी। सो दिस वाज हार्डी-शुल्ट्ज रूल। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 के। क्वेश्चन नंबर 22 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट है एलम कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। अब याद रखना जो एलम है वो कोगुलेट कर देता है कोलाइडल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द वाटर so that these impurities settle down and get removed by the filtration। और एलम क्या करता है, जो भी वाटर में कोलाइडल इंप्योरिटीज होती है उनको क्या कर सकता है, कोगुलेट कर सकता है। कोगुलेट करने की वजह से याद रखना वो क्या हो जाती है, नीचे सेटल हो सकती है और आप इजिली उसे रिमूव कर सकते हो बाय फिल्ट्रेशन। सो एज ए रिजल्ट एलम इज यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। सेकंड पॉइंट है हमारा ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप बाय रबिंग मॉइस्ट एलम। हाउ, ठीक है, कि ब्लीडिंग कैसे स्टॉप हो सकती है, जब आप एलम को अगर आप रब करो, तो इसमें दिया हुआ है ब्लड इज ए कोलाइड सॉल, तो याद रखना ब्लड क्या है, कोलाइड सॉल है। सो एज ए रिजल्ट व्हेन यू रब द इंजर्ड पार्ट विद एलम, एलम क्या करता है, कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो क्योंकि एलम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन, ब्लड की कोगुलेशन करेगा, एज ए रिजल्ट क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है और क्लॉट फॉर्मेशन से क्या हो जाता है, ब्लीडिंग विल स्टॉप। नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 का सी पार्ट जो है, ए डेल्टा इज फॉर्म एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर एंड रिवर। अगर हम बात करें रिवर की, रिवर वाटर इज ए कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ क्ले। तो जो रिवर वाटर है उसमें क्या होता है, क्ले होता है एंड इट एक्ट एज ए कोलाइडल सोल्यूशन। और अगर हम बात करें सी वाटर की, सी वाटर में देयर इज लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। व्हेन रिवर वाटर मीट्स द सी वाटर, एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे रिवर वाटर और सी वाटर क्या करते हैं, मिलते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन द सी वाटर, जो सी वाटर में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कोगुलेट कर लेते हैं कोलाइडल सोल्यूशन को ऑफ द क्ले। तो क्ले के कोलाइडल सोल्यूशन को क्या करते हैं, कोगुलेट, रिजल्टिंग इन द डिपोजिशन। तो वो क्या हो जाता है, क्ले डिपॉजिट हो जाती है एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। इसको हम एग्जांपल से पहले मैं बताऊंगा। सपोज आपके पास AgNO3, आपने उसमें डाला एक्सेस ऑफ Ki। एक्सेस ऑफ Ki डालने से क्या होगा, आपका AgI बन जाएगा, बट AgI बनने के बाद भी आपके पास क्या रहेगा, Ki विल बी प्रेजेंट। अब Ag क्या करेगा, Ag हमेशा याद रखना है AgI प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन करता है। प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का मतलब कि जो सेम आयन है वो एड्सॉर्ब करता है अपने साथ।
तो AgI क्या करेगा, क्योंकि इसमें सेम आयन आयोडीन है, तो आयोडीन को अपने आगे पीछे क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा, और एड्सॉर्ब करने से ये लेयर आ जाएगी आयोडीन की AgI के पास। ठीक है, इसे बोल देंगे हम फिक्स्ड लेयर। अब आयोडीन तो इसके पास चला गया, बट जो पोटेशियम था, पोटेशियम का भी पॉजिटिव चार्ज है, वो आयोडीन को अट्रैक्ट करेगा, तो पोटेशियम भी क्या कर लेता है, एक और लेयर बना लेता है। ये जो लेयर होती है वो डिफ्यूज होती है और ये पहली वाली फिक्स्ड होती है। सो एज ए रिजल्ट अगर आप देखोगे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्स, तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो कोलाइडल सोल्यूशन एड्सॉर्ब वन ऑफ इट्स ओन आयन, तो जैसे AgI है वो अपनी आयन एड्सॉर्ब कर लेता है सोल्यूशन से प्रेफरेंशियली, ठीक है, एंड गेट्स चार्ज, उसमें चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एज ए रिजल्ट दिस चार्ज अट्रैक्ट आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज आयन को अट्रैक्ट करेगा, जैसे पोटेशियम को अट्रैक्ट करेगा, एंड फॉर्म्स इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, तो आपकी डबल लेयर आ जाएगी। अब अगर आप देखोगे एक में नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, एज ए रिजल्ट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल हो जाता है इनमें, इसे हम तभी हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट 1। थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, 23 का सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलाइडल पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्वेंट and all other soluble solute present in the colloidal solution using special prepared ultra filter paper। जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है वो क्या कर सकता है, कोलाइडल पार्टिकल्स को अलो नहीं करता है, ठीक है, उससे कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं कर सकते, बट जो सॉल्वेंट है एंड सॉल्युबल जो सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो पास हो सकते हैं। एज ए रिजल्ट आप क्या कर सकते हो, उसको प्योर कर सकते हो। ठीक है, सो दीज पेपर्स आर मेड अप ऑफ सोकिंग फिल्टर पेपर इन कोलाइडन सोल्यूशन। तो आपके पास नॉर्मल फिल्टर पेपर होगा, आप क्या करोगे, उसको कोलाइडन सोल्यूशन में डालोगे। कोलाइडन सोल्यूशन किसके बनता है, 4% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज एंड ए मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। तो इससे हमारा होता है कोलाइडन सोल्यूशन। तो आप इसमें क्या करते हो, सोक करते हो फिल्टर पेपर को, और उसके बाद क्या करते हो, यू विल हार्डन इट बाय फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड से इसको हार्डन करते हो एंड देन यू फाइनली ड्राइड इट। तो ड्राई करने से आपका बन जाता है अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ऑल पार्टिकल एक्सेप्ट कोलाइडल पार्टिकल कैन पास थ्रू इट। तो कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं कर सकते, वेयर एज सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स, जो बाकी सोल्यूट पार्टिकल हैं वो उससे पास कर सकते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से हम कोलाइडल पार्टिकल्स को प्योर कर सकते हैं। आई होप आपको सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन समझ आए हो। बाकी चैप्टर्स के भी सिमिलर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आपको कोई भी डाउट है चैप्टर का तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। सो प्लीज लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।